हेलो स्टूडेंट्स। चलिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप के, जो जनरली मेंस में या एडवांस में पूछे जाते हैं इस टाइप के एग्जांपल। अब इसमें हमें कहा गया है कि ये एफ एक्स है हमारा, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है विच टचेस बोथ ब्रांचेस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ बोथ ब्रांचेस ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है? देखिए, आपको यहाँ पर जो एफ एक्स है वो दे रखा है माइनस एक्स स्क्र व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। देखिए, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र का ग्राफ बनाए, हमें पता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होता है जो कि इस तरह से बनता है। मगर हमें ये जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र लेने के लिए बोला है, वो कब लेना है? जब x हमारा लेस देन जीरो हो। ये देखिए, जब x लेस देन जीरो है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र है। इसका मतलब ये जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र का ग्राफ लेना है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ही लेना है। मतलब इसे आप छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा हम नहीं ले सकते। इसमें भी यहाँ पे देखिए इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है जीरो के साथ, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा ओपन सर्कल हमें यहाँ पे लेना होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ तक। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र का ग्राफ है, ठीक है। अब इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एट का ग्राफ लेना है। ये देखिए, ये वाला ग्राफ तब लेना है जब x जीरो से बड़ा है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एट का जो ग्राफ है वो हमें पता है कि अपवर्ड पैराबोला होता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र तो देखिए यहाँ से बनता है इस जगह पे, मगर एक्स स्क्र प्लस एट का मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से ऊपर उठ जाता है। y इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा 0,8 पे। यहाँ पर 0,8 पे इसका वर्टेक्स होगा और अपवर्ड पैराबोला होगा। मगर हमें उसको भी पूरा नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो से आगे वाला पार्ट जो है वो लेना है। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एट। इसमें जीरो को इंक्लूड किया गया, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया। अब देखिए, हमें ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसकी दोनों ब्रांचेस को टच करता हो। तो चलिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारा एक टेंजेंट है। थोड़ा सा सही करके बना दूं मैं ये डायग्राम, ये जो टेंजेंट लाइन है इसको सही कर देते हैं। ये सही करके बना लेते, चलिए इसको रब कर देता हूँ मैं। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र को मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट पे टच कर रहा है, और इसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे टच करता है ये क्यू पॉइंट पे, सेकंड वाली ब्रांच को। तो ये पॉइंट है हमारे पास पी, जहाँ पर ये इसको टच कर रहा है। अब हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढने के लिए देखिए, ना तो पी के कोऑर्डिनेट दे रखे और ना ही क्यू के कोऑर्डिनेट। अगर हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी है तो हमें इसकी स्लोप भी नहीं पता है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है। तो हमें यहाँ पे सब चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। पी या क्यू में से किसी एक के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, और अगर स्लोप और किसी एक पॉइंट के स्लोप मिल जाए तो भी बात बन जाएगी। अब देखिए, इसके लिए क्या तरीका होगा इसमें इसको करने का। ये जो पॉइंट पी है, ये हमारे कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स के ऊपर है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर सकते हैं, वैसे तो अल्फा बीटा और क्यू के गामा डेल्टा। मगर इससे क्या होगा, चार चार चीजें एज्यूम करने से क्वेश्चन में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो जितनी कम से कम चीजें एज्यूम करने से हमारा काम बन जाए, उतना बढ़िया होता है। तो यहाँ पर ये जो माइनस एक्स स्क्र दिखाई दे रहा है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, अगर एक्स की वैल्यू में अल्फा लिख लूँ तो वाई को बीटा लिखने की बजाय मैं सीधा लिख सकता हूँ इसके कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा स्क्र। जो पी पॉइंट है हमने, वो उसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा माना तो वाई कोऑर्डिनेट हम माइनस अल्फा स्क्र लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस तरफ के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली जो क्यू पॉइंट है, अगर इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में बीटा मान लूँ तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से अपने को मिल जाएगा बीटा स्क्र प्लस एट। तो लीजिए, हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लिए हैं यहाँ पे। तो दो आर्बिट्री चीजें हमने मानी, अपनी तरफ से मानी अल्फा और बीटा, तो इससे ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें अल्फा और बीटा को ढूंढना है तो इसके लिए देखिए, अल्फा और बीटा के अंदर हम चाहेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशन आ जाए। तो वो दो इक्वेशन कहाँ से आएंगी? उसके लिए देखिए, इस पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है इस फर्स्ट कर्व के ऊपर, तो इस वाले कर्व से अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढना चाहूँ तो इस कर्व में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस टू एक्स। और ये वाली जो कर्व है, इससे अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहूँ तो ये आ रहा है टू एक्स।
देखिए यहाँ पे इस लाइन की जो स्लोप है पी क्यू की स्लोप में वो तीन तरह से फाइंड आउट कर सकता हूँ। पहला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो -2x है, इसमें मैं x की वैल्यू रख दूँ अल्फा, तो -2 अल्फा मुझे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है पी पे उसकी स्लोप मिल जाएगी। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे भी टेंजेंट की स्लोप सेकंड कर्व से फाइंड आउट की जा सकती है। सेकंड कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो उसके अगर ऊपर पॉइंट हमने बीटा लिया हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है, y बीटा स्क्वायर प्लस 8 है, तो यहाँ पर इस dy बाई डी एक्स में अगर मैं x की वैल्यू बीटा रखूँ तो मुझे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसकी स्लोप मिल जाएगी। तीसरा, पी और क्यू, देखिए दो पॉइंट हमारे पास है, तो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी लाइन के ऊपर हो तो हम टू पॉइंट फॉर्म से भी स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज इक्वल टू होना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू, क्यू पॉइंट पे, और ये होना चाहिए स्लोप ऑफ पी क्यू के, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पॉइंट पी पे लिखना है वो थी -2 अल्फा। ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अल्फा रखूंगा इस वाली कर्व की इक्वेशन से। जो डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट अल्फा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ रखूंगा तो -2 अल्फा। इसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्यू मिलेगी 2 बीटा। और फिर स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास पी और क्यू के कोऑर्डिनेट है, देख लीजिए पॉइंट पी और क्यू के ये दोनों कोऑर्डिनेट है, इससे हम लाइन की स्लोप ढूंढ सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये हमें मिलेगा बीटा स्क्वायर प्लस 8 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस अल्फा। देखिए अल्फा और बीटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दो इक्वेशंस की जरूरत है, तो यहाँ से पहले मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा या माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक ही बात है। इसी तरह से अब एक काम करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड को या सेकंड और थर्ड को किसी दोनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो आप। चलिए हम सेकंड और थर्ड को इक्वेट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 8। यहाँ से देखिए मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ बीटा को, तो बीटा की वैल्यू रख दूंगा माइनस अल्फा, तो ये मिल जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर मैं बीटा की वैल्यू अगर माइनस अल्फा रखूंगा तो 2 अल्फा स्क्वायर अगेन, और यहाँ पर भी अपने को मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 8। तो देखिए 2 अल्फा स्क्वायर तो इस 2 अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज मिलेंगी +2 और -2। मगर देखिए हमने जो पॉइंट पी लिया हुआ है वो लिया हुआ है इस कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, और ये जो कर्व है ये है x नेगेटिव की वैल्यू के लिए, मतलब ये कर्व में हमारा जो पॉइंट P है वो साफ दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव ही हो सकता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। और बीटा जो हमने लिया इसको भी देखिए, बीटा हमारा सेकंड कर्व के ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 8 के ऊपर, तो बीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और अल्फा की वैल्यू होगी हमेशा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो दो वैल्यूज मिली है अल्फा की, इसमें से आप ये पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है इसे रिजेक्ट कर दीजिए, तो हमने अल्फा की जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 ही लेनी है, -2 सॉरी। अल्फा की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल जाएंगे अल्फा कोमा दैट इज -2 कोमा -4। पी के कोऑर्डिनेट थे हमारे अल्फा एंड माइनस अल्फा स्क्वायर, तो -2 एंड -4 ये हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। क्यू के ढूंढना चाहते हो तो बीटा की वैल्यू लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू था माइनस अल्फा, सो इट मींस इट इज 2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं बीटा दैट इज 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 8 विच इज 12। तो अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म से स्लो इक्वेशन लिखना चाहते हो पी क्यू की तो उससे भी मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ से एक चीज और देख सकते हो आप, 2 अल्फा -2 अल्फा या 2 बीटा, ये देखिए उस लाइन की स्लोप थी। अगर हम स्लोप लिखना चाहे ऑफ पी क्यू तो वो भी हमारे पास है, वो आज ये वो चाहे तो आप -2 अल्फा से ले लीजिए, चाहे +2 बीटा से ले लीजिए, चाहे ये
थर्ड वाला जो हमने फॉर्मूला बनाया था इससे ले सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू हमें मिल रही है 4। तो देखिए हमें सब चीजें मिल गई हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट और क्यू के कोऑर्डिनेट, इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो, पी क्यू की इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर स्लोप और दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करके भी कर सकते हो। अगर मैं इस क्यू का और इसकी स्लोप का यूज करूं तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ पी क्यू की, इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ये लिया है हमने, हमें यहाँ पर कह इसमें कोई टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है, हमें इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ all tangents, length of segment of all tangents to the curve x power 2 by 3 plus y power 2 by 3 intercepted between the coordinate axis is always of the constant length। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो कर्व है इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे, तो उस टेंजेंट का जो सेगमेंट होगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में होगा उसकी जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, मतलब वो लेंथ पॉइंट पी के सिलेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। ये कर्व की इक्वेशन जो हमें दे रखी है इसकी शेप हमें नहीं पता कैसी होगी, मैं वैसे ही रैंडमली मान लेता हूँ ये कर्व है हमारे पास जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x पावर 2 by 3 प्लस y पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a पावर 2 by 3। ये हमारे पास एक कर्व है, ये मान लेता हूँ x एक्सिस और y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेता हूँ, चलिए इसके ऊपर अल्फा बीटा, चाहे तो आप x1 y1 जो भी लेना चाहे, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इसका जो इंटरसेप्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में दैट इज ये लेंथ, ये जो सेगमेंट होगा ए बी, हमें प्रूव करना है इस सेगमेंट ए बी की जो लेंथ है यहाँ पॉइंट ए से बी तक इस टुकड़े की, इसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी इररिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ द अल्फा एंड बीटा। पॉइंट पी आप इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी लो तो इसकी इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो हमें प्रूव करना है कांस्टेंट है। अब देखिए हमें ना तो यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना कोई स्लोप दी हुई है, अब हमें पॉइंट भी अपनी तरफ से एज्यूम करना है और टेंजेंट की इक्वेशन भी अपनी तरफ से फाइंड आउट करनी है। मगर हमारा जो मकसद है इस केस में इक्वेशन फाइंड आउट करना नहीं है, हमें प्रूव करना है कि कोई भी टेंजेंट लो इसका जो इंटरसेप्ट है ए बी उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब ये सोचना है कि हमें ए बी जो लेंथ है इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका, अगर मेरे पास इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है पी क्यू की वो मिल जाए, ए पॉइंट ढूंढने के लिए मैं उस टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 रख दूंगा। अगर मेरे पास इस टेंजेंट पी ए बी की या ए पी बी पी जो भी इसका नाम है ए पी बी या बी ए पी जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, टेंजेंट एट पॉइंट पी, अगर मेरे पास इसकी इक्वेशन हो तो उसमें यहाँ पर ए पॉइंट इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं उस टेंजेंट की इक्वेशन में y को 0 रख दूंगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस की इक्वेशन, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक जगह पर जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो a का भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन में x को 0 रखूंगा, सॉरी y को, तो मुझे x कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएगा। सेम वे से अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो इसी टेंजेंट की इक्वेशन में देखो x को 0 रखेंगे क्योंकि b पॉइंट y एक्सिस पर है और y एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट के x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इस लाइन की इक्वेशन भी बोल सकते हो आप x इज इक्वल टू 0 होती है। अगर मुझे a और b के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट कर सकता हूँ और उसे प्रूव करूंगा कांस्टेंट है, मतलब वो अल्फा और बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो चलिए अब हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए देखिए कर्व की इक्वेशन हमारे पास है x पावर 2 by 3 प्लस y पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a पावर 2 by 3। ये हमारे पास इस कर्व की इक्वेशन है। अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को इस पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करूं तो देखिए इसमें dy by dx,
से फाइंड आउट करना है तो आपके पास सिंपल मेथड भी और अपना जो पार्शियल जो डेरिवेटिव है उसका मेथड भी है। आप तो दोनों से किसी से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ, ये हमें मिलेगी माइनस वाई पावर 1/3 अपॉन एक्स पावर 1/3। ये होगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आप आसानी से फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं। मगर मुझे अगर इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए तो ही मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चाहता हूँ किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, तो सिंपल सा काम है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो मुझे मिलेगा माइनस बीटा पावर 1/3 अपॉन अल्फा पावर 1/3। ये हमें जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली है इस पॉइंट पे अल्फा बीटा पे, ये हमारी इस टेंजेंट की स्लोप हमें मिल गई है। अब अगर मैं लिखना चाहूँ इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं इस टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम स्लोप थी हमारी, वो आ रही है बीटा पावर माइनस और बीटा पावर 1/3 अपॉन अल्फा पावर 1/3 एंड x माइनस अल्फा। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ए इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस के साथ, तो फॉर ए पॉइंट वाई की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो इसमें y को 0 रखिए, देखिए माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा पावर 1/3 अपॉन अल्फा पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये मिलेगा। अब हम इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं x को, x की वैल्यू जो भी हमें यहाँ से मिलेगी वो पॉइंट a का हमें x कोऑर्डिनेट देगी। इसके लिए देखिए ये माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दीजिए, आप ये बीटा पावर 1/3 यहाँ पे लाके डिवाइड कर दीजिए और अल्फा पावर 1/3 ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल रही है अल्फा पावर 1/3 इंटू बीटा पावर 2/3 प्लस अल्फा। ये जो माइनस अल्फा था इसे जब उठा के इधर लेके जाओगे तो उधर जाके प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए आप कॉमन निकाल सकते हो अल्फा पावर 1/3। तो x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी बीटा पावर 2/3 प्लस अल्फा पावर 2/3। अब देखिए जो पॉइंट P हमने लिया था अल्फा कोमा बीटा, वो पॉइंट P हमने इस कर्व के ऊपर लिया था और इस कर्व की इक्वेशन है x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। अगर ये पॉइंट हमने इस कर्व के ऊपर लिया है तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अर्थात हम ये लिख सकते हैं अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इसे रख दूं तो मुझे x के जो वैल्यू मिलेगी वो मिल रही है अल्फा पावर 1/3 एंड a पावर 2/3। ये इस पॉइंट के a के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल गए। तो जो a पॉइंट है हमारा, जो इस टेंजेंट का x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो मिल रहा है अल्फा पावर 1/3 a पावर 2/3 0। सेम वे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं b के कोऑर्डिनेट। अगर आप b को फाइंड आउट करना चाहते हो तो b पॉइंट यानी इस टेंजेंट का y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, b को फाइंड आउट करने के लिए देखिए x को 0 रखना होगा। अगर इसमें x को हम 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रखें, तो x को 0 रखने पर देखिए यहाँ से y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा पावर 1/3 अपॉन अल्फा पावर 1/3 और साथ में अल्फा, ये माइनस अल्फा आएगा जिससे ये प्लस हो जाएगा। इसको जैसे ऊपर सॉल्व किया सेम इसी तरह से सिंप्लीफाई करना, तो y की जो वैल्यू है ये हमें मिलेगी बीटा पावर 1/3 a पावर 2/3, बिल्कुल सेम जैसे इसका यूज किया फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बीटा पावर 1/3 a पावर 2/3 ये हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू का मतलब ये हमें पॉइंट B के कोऑर्डिनेट देगा। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं बीटा पावर 1/3 a पावर 2/3, ठीक है।
तो इस वाले पॉइंट के ए के कोऑर्डिनेट से और बी के कोऑर्डिनेट से हम देखिए आसानी से लेंथ ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको डायग्राम को चलिए मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ। जो हमारे पास था, हमने कर्व के ऊपर एक पॉइंट लिया था पी, अल्फा कोमा बीटा, हमने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट की, आर्बिट्री पॉइंट लिया हमने, जर्नल पॉइंट लिया अल्फा कोमा बीटा, और ये टेंजेंट के इक्वेशन हमने फाइंड आउट की। ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हमारा अल्फा पावर 1/3 कोमा ए पावर 2/3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह से इस पॉइंट बी के लिए हमें कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं x0 बीटा पावर 1/3 और a पावर 2/3। ये इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी थी x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3। अब यहाँ से देखिए इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हम a b फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो हमारा होता है वो सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है। तो x1 माइनस x2 स्क्वायर का मतलब अल्फा पावर 2/3 a पावर 4/3 ये मिलेगा। y1 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे तो बीटा पावर 2/3 एंड a पावर 4/3 ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ से ये a पावर 4/3 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ दोनों में से, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3, और अल्फा बीटा हमने इस कर्व के ऊपर पॉइंट लिया हुआ है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अल्फा पावर 2/3 प्लस बीटा पावर 2/3 जो है इसकी वैल्यू होगी a पावर 2/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद ये हमें मिल जाएगा a पावर 2/3 एंड a पावर 4/3 दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ a। तो देखिए ए बी जो सेगमेंट है उसकी जो लेंथ आ रही है वो अल्फा और बीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। ए हमारा कांस्टेंट था, यानी ये जो लेंथ है हमारी ये कांस्टेंट आ रही है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व के, तो हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका जो इंटरसेप्ट होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल मिलते हैं। अब वैसे आपको एक्चुअली इसको करने का एक और मेथड भी बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड है हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला। जैसे यहाँ पर हमने पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिए अल्फा और बीटा, फिर हमने अल्फा और बीटा को खत्म किया और ए बी की लेंथ को प्रूव किया कि वो अल्फा और बीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसी काम को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन से, ये कार्टेशियन इक्वेशन थी कर्व की, हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखना चाहें तो उससे भी ये काम हो सकता है, थोड़ा बहुत इससे आसान हो सकता है। तो वो क्या है देखिए, उसके लिए पहले मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने का आपको तरीका बताता हूँ। अगर हमें x पावर n प्लस वाई पावर n इज इक्वल टू a पावर n मिले, तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आप याद रख सकते हैं। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a cos पावर n 2/n थीटा एंड y is equal to a sin of x is equal to a sin power 2/n थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x पावर n प्लस y पावर n इज इक्वल टू a पावर n की। कैसे बनी है वो सिंपल सा काम है। इसको a पावर n को नीचे लाके x अपॉन a पावर n प्लस y अपॉन b पावर n इज इक्वल टू 1। इसे आप कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के साथ। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू देखिए यहाँ से मिल जाती है a cos पावर 2/n थीटा और y इज इक्वल टू a sin पावर 2/n थीटा। अब ऐसा करने से क्या होता है, जिससे आपको इस कर्व के ऊपर, ये अगर इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है, अगर हमने इस पॉइंट के कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेना है P, उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, यानी कि दो कोऑर्डिनेट लेने की बजाय x1 और y1 या अल्फा बीटा लेने की बजाय आप इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिंपली थीटा ले सकते हो। कर्व के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो p थीटा, तो आप उससे उसके दोनों कोऑर्डिनेट सीधा यहाँ से लिख सकते हो। अगर इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा है तो x कोऑर्डिनेट a cos of 2/n
थीटा एंड y की वैल्यू a साइन पावर 2/n थीटा, इस तरह से ले सकते हो। ये रूल है x पावर n प्लस y पावर n इज इक्वल टू a पावर n के लिए। सिमिलरली एक आप और रूल याद रख सकते हो, x पावर n माइनस y पावर n इज इक्वल टू a पावर n। अगर इस तरह से हमें दिया हो तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन याद रख सकते हो, x इज इक्वल टू a sec पावर 2/n थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan पावर 2/n थीटा। तो इस तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन आप बना सकते हो और समझ गए होगे शायद कि किस तरह से बनी है। इसमें बस इसको नीचे लाके डिवाइड करना है पहले आपको, तो ये x अपॉन a पावर n माइनस वाई अपॉन बी पावर एन इज इक्वल टू 1, ये इस तरह से मिलेगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से, जिससे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें इसकी मिलती है। अब इसका यूज करते हैं, चलिए इस इक्वेशन के अंदर जो हमने अभी किया कि एग्जांपल उसको दोबारा करवा रहा हूँ मैं। हमारे पास कर्व की इक्वेशन थी x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3, ये कर्व की इक्वेशन थी। अगर मैं इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखिए n का मतलब यहाँ पर है 2/3, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a cos पावर 2/n, 2/n करके देखिएगा 2/n, n का मतलब है 2/3, तो ये 3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो इस तरह से ये हमने इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो बना ली है। अब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करके अगर इसे करना चाहे तो देखिए हमने ये कर्व के ऊपर पॉइंट मान लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में थीटा। अब हमने वही कहानी सेम करनी है, बस थोड़ा सा चेंज होके वो पावर 1/3 2/3 वगैरह आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अरे पावर 2/3 1/3 मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आप पावर को फ्रैक्शन में अगर लगता है सॉल्व करने में मुश्किल है तो यहाँ से इस मेथड से कर सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए x1 y1। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हमें चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, और पैरामीट्रिक के केस में हमें पता है dy बाई dx का फार्मूला होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन में डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हम dy बाई डी थीटा फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा यहाँ से लिखे तो ये -3a cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा, ये cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है तो वहां से ये मिलेगा। तो देखिए ये जो dy बाई dx है ये मिल जाएगा अपने को माइनस ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, चाहो तो इसको टेन थीटा भी लिख सकते हो। ये हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली इस पॉइंट पी थीटा के लिए। देखिए अब इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट थीटा ही हमने लिए, आर्बिट्री वेरिएबल जो हमने लिए इसमें पैरामीट्रिक कांस्टेंट लिए वो थीटा ही लिए हैं। जैसे लास्ट केस में अल्फा और बीटा लिए थे, उसमें dy बाई डी एक्स ढूंढने के बाद x और y की वैल्यू हमने अल्फा और बीटा वहां रखी थी। अब यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू थीटा ही, सॉरी यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में तो थीटा की वैल्यू थीटा ही रखनी है। अगर थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती जैसे π/4 π/6 π/3 तो वो रख लेते। अब ये जर्नल ही हमने रखनी है, तो यही हमारी इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। तो यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारी एट पी, पी का मतलब थीटा। अब देखिए यहां से अब आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है, अगर हमने एक्स कोऑर्डिनेट थीटा माना है तो आपको बताया था यही उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। पी का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा a cos क्यूब थीटा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा a sin क्यूब थीटा। तो आपको यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी y माइनस y1 दैट इज a sin क्यूब थीटा एंड m which is minus sin theta by cos theta, x minus x1 that is a cos square theta cos cube theta। ये हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इस पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से अगर आप a और b फाइंड आउट करना चाहते हैं तो काम वही है। a पॉइंट के लिए हमें y को 0 रखना है और फॉर पॉइंट b
हम x को 0 रखेंगे। अब इसमें आप x को और y को जब 0 रखे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे a के, ए का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करके देखिए। जब आप इसमें x को y को 0 रखोगे तो इसको सॉल्व करके जो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हमें मिल जाएगी यहाँ से a cos थीटा, सॉरी यहाँ से देखिए y को 0 रखने के बाद हमें मिल जाएगी a cos थीटा कोमा 0। ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। सिमिलरली जब आप बी के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए एक्स को 0 रखोगे तो इस पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो आएंगे 0 ए साइन थीटा। अब देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट जो आपको मिल गए इससे अब आप ए बी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं वही डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। तो आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो देखिए वही सेम आंसर आ रहा है हमारा मॉड ऑफ ए। तो इस तरह से भी हम इस एग्जांपल को कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, आप दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने एग्जांपल लिए मेनली वो ऐसे फंक्शन लिए जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन थे। जिस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए थी हम सीधा डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स ढूंढते और उसमें उस पॉइंट की वैल्यू रखते, कोऑर्डिनेट रखते पी पॉइंट के, और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाती है। मगर अब कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल करते हैं जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में या तो पता ना हो या पता हो कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, या जिसमें सीधा एफ डैश एक्स हम फाइंड आउट करके उस पॉइंट की स्लोप सीधा सीधा उस पॉइंट की स्लोप जो टेंजेंट की स्लोप है वो फाइंड आउट ना कर पाए तो क्या कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये वाला। इसमें देखिए हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे रखी है 0, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कहाँ पे, ओरिजिन पे। अब देखिए अगर ओरिजिन पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब हमें एफ डैश 0 की जरूरत है। अब अगर हम सोचे कि यार ये एफ एक्स है हमारा और यहाँ से हम सीधा एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर ले, ये जो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x है ये प्रोडक्ट पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे नहीं कर सकते। कारण क्या है क्यों नहीं कर सकते, देखिए अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इसको सीधा सीधा डेरिवेटिव करके और एफ डैश 0 जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ से वो गलत मिलेगा। गलत मिलने का कारण वैसे मैंने बताया वो है, चलो दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ एक्स स्क्वायर का होगा 2x और साइन 1/x एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे साइन 1/x का डेरिवेटिव होगा cos 1/x, देन 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये एफ डैश एक्स आएगा। अब अगर मैं यहाँ से सीधा एफ डैश 0 फाइंड आउट करने जाऊंगा तो यहाँ पे तो देखो सीधा 0 का मतलब x अप्रोचेस टू 0 लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है सीधा x को 0 रखें, क्योंकि जब हम एफ डैश 0 की बात करते हैं तो हम उसमें x का मतलब x अप्रोचेस टू 0 लेते हैं। फंक्शन के जो डेरिवेटिव की लेफ्ट और राइट साइड से जो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव आता है अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। मगर यहाँ पे हम डायरेक्ट रखें या ये x अप्रोचेस टू 0 करें ये वाली वैल्यू तो चलो x अप्रोचेस टू 0 पे 0 आ जाएगी, क्योंकि जैसे x 0 के पास जाएगा तो साइन 2x तो 0 के पास जाएगा और साइन 1/x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यू देगी, तो सब फाइनाइट इंटू 0 0 हो जाएगा। मगर ये जो वैल्यू है ये नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब अगर एफ डैश 0 नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो हम बोल देंगे कि टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं बनेगा या फिर टेंजेंट की स्लोप इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो गलत होगा। वैसे तो ये इनफाइनाइट की तरफ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि x को 0 के पास लेके जाएंगे तो ये cos इनफाइनाइट बनेगा और इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगी, मगर ये नहीं पता कितनी आएगी। तो अगर यहाँ से देख के अगर सीधा ऐसे करोगे तो आपको लगेगा कि इसका आंसर होना चाहिए कि इस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं बन सकता। मगर ये जो तरीका हमने किया है ये गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। वो गलत करने का कारण क्या है, देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करें किसी फंक्शन का, अगर हमें y हमारा दिया हुआ एफ एक्स इंटू जी एक्स और मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करना चाहता हूँ प्रोडक्ट रूल से,
तो प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव जो होता है वाई डैश होता है वो होता है एफ एक्स इंटू जी डैश प्लस जी डैश इंटू एफ एक्स। मगर ये रूल हम तभी यूज कर सकते हैं जब एफ डैश और जी डैश दोनों एग्जिस्ट करते हो। मगर इस केस में जो आपका सेकंड फंक्शन है साइन वन बाई एक्स, इसको देखिए, ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इसका डेरिवेटिव भी कैसे कर सकते हैं जीरो पे। इस वजह से यहाँ पे हम ये जो रूल लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं। तो इसको फिर करने का सही तरीका क्या है, तो ये पहला जो तरीका मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से करेंगे तो गलत होगा, और इसमें जो मिस्टेक है वो भी क्लियर हो गई। चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको बात करते हैं सही तरीका क्या होगा। अगर यहाँ पे हम सीधा प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए एफ डैश जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रॉपर मेथड से एफ डैश जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो स्लोप फाइंड आउट करने का प्रॉपर तरीका ये होता है, लिमिट एक्स एफ डैश जीरो का फार्मूला होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ये हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने फार्मूला पढ़ा था वो है। अगर मैं इसका यूज करूं तो देखिए हमें एफ डैश जीरो आराम से मिल जाएगा। एफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। एफ ऑफ जीरो देखिए हमें दे रखा है, इसलिए जब एक्स जीरो के इक्वल है तो एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल है, और नीचे है हमारे पास एक्स। तो इसकी वैल्यू जो एफ डैश जीरो की वैल्यू है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो देखिए हमें मिल रही है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स साइन वन बाई एक्स। अब जब x जो है हमारा जीरो के पास जाएगा तो ये वाली वैल्यू तो जीरो के पास जाएगी, और ये बनेगा हमारा साइन इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। मगर कुछ भी होगा, मगर ये श्योर है कि ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास साइन इनफाइनाइट हो या साइन माइनस इनफाइनाइट हो, इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में कुछ फाइनाइट नंबर ही होगा। तो सम फाइनाइट नंबर इनटू जीरो, तो ये जीरो बन जाएगा। देखिए तो इसका मतलब इस केस में जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है जीरो कोमा जीरो पे वो जीरो आ रहा है। तो देखिए अब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता थे जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जीरो कोमा जीरो, और m की जो वैल्यू है देखिए वो भी हमें मिल चुकी है जीरो। तो दोनों चीजें मिल गई है तो हम हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। x माइनस एक्स वन मतलब x माइनस जीरो, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो, या कह सकते हो x एक्सेस इस लाइन के ऊपर टेंजेंट की जो है इक्वेशन होगी, इस कर्व के ऊपर जीरो कोमा जीरो पे जो x एक्सिस है वो टेंजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब फंक्शन सीधा डेरिवेटिव नहीं कर सकते, देखो डिफरेंशिएबल तो था जीरो पे मगर सीधा हम एफ डैश जीरो फाइंड आउट नहीं कर सकते थे इसमें। तो इसीलिए अब इस टाइप के एग्जांपल में ऐसे केसेस में सीधा डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तो इस तरह से हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम इस तरह से आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए उसमें तो साफ ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब देखिए कर्व मैंने ली है e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और हमें पूछा क्या गया इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p माइनस वन बाई टू कोमा जीरो। इस पॉइंट से इस कर्व पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं ये पूछा है, उनकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर e पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिनोट कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमें पता है वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है, ये अगर हम देखें x अगर जीरो से वन के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x। x अगर वन से लेके टू के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x माइनस वन। हमने इसका ग्राफ भी किया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, हर इंटीजर पे उसका ग्राफ ब्रेक होता है। तो यहाँ पर e की पावर जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है।
अगर आप इसमें भी x की वैल्यू देखें लेते हैं अगर 0 से लेके 1 के बीच में, तो e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जब x 0 से 1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x। इसका मतलब ये बनेगा e पावर x। अगर x आप 1 से लेके 2 के बीच में लेते हैं तो इस केस में यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होगी x माइनस 1, तो ये e पावर x माइनस 1। इसी तरह से आप आगे भी जा सकते हो 2 से 3 के बीच में e की पावर x माइनस 2, ये इसकी वैल्यू मिलेगी। आप पीछे भी जाना चाहें जा सकते हैं, अगर x माइनस 1 से 0 के बीच में लूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस 1। तो देखिए ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वजह से ये फंक्शन जो है हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। एवरी इंटीजर इसके लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ऐसे फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस है हमारे पास, तो उसके लिए हम सीधा उसमें जैसे y इज इक्वल टू ई पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x दिया, मैं इसमें सीधा dy बाई डी एक्स करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर उसके हिसाब से हमें बाकी जगह पे बात करनी पड़ेगी। मतलब इसका ग्राफ जो है वो टुकड़ों में बन रहा है। अब अगर हमें ये पता करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इस तरफ पे इस पॉइंट -1/2 से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो हमें इसके एक एक ब्रांच को, एक एक टुकड़े को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके ऊपर ये टेंजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं हम। इसमें जो ई पावर एक्स माइनस 1 इसका जो ग्राफ है ये हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन था हमारा एफ एक्स मान लेते हैं और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ, ई पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं। फिर हम टेंजेंट कितने ड्रॉ हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ई पावर एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका देखिए अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी, एक्स अगर 0 के से 1 के बीच में है तो हम देख सकते हैं जब एक्स 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स लिखने पर वाई की वैल्यू आ रही है ई पावर एक्स। तो मतलब 0 से 1 के बीच में मुझे जो ग्राफ लेना है वो लेना है ई पावर एक्स का। ई पावर एक्स का ग्राफ हमें पता है, पूरा ग्राफ तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। मगर हमें पूरा ग्राफ नहीं लेना है, हमें लेना है उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 के बीच में। तो 0 पे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 1 होती है ई पावर एक्स की, और 1 पर इसकी वैल्यू जो होती है वो ई होती है। ई पावर एक्स का जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्कल ये है ई पावर एक्स, जब एक्स 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। चलिए इस 1 को थोड़ा सा इधर करके लिख देते। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका एक टुकड़ा हो गया। अब इसी तरह से जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तब इसका ग्राफ देखिए कैसा है। उसके लिए इक्वेशन देखते हैं, ये थी हमारा जब x 1 से 2 के बीच में, उस वक्त इक्वेशन है e पावर x माइनस 1। तो e पावर x से e पावर x माइनस 1 का ग्राफ बना सकते हैं। क्या हुआ, x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया गया है। जब x को x माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ 1 यूनिट आगे खिसक जाता है। तो e पावर x के ग्राफ से ही e पावर x माइनस 1 का ग्राफ बनाया जा सकता है। इसी ग्राफ को बस आप 1 यूनिट आगे खिसका दीजिए। 1 यूनिट आगे खिसका देते हैं, मतलब शेप में तो कोई अंतर नहीं आएगा, शेप इसकी एज इट इज रहेगी, बस ये ग्राफ 1 यूनिट आगे चला जाएगा। देखो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पर इसकी वैल्यू e, तो ये ग्राफ एज इट इज आगे चला गया। ये ई पावर एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। सेम वे से 2 से 3 के बीच में ग्राफ जो होगा वो ई पावर एक्स माइनस 2 का होगा। तो उसके लिए ई पावर एक्स के ग्राफ को ही 2 यूनिट आगे खिसकाना है, तो ग्राफ शेप सेम रहेगी, बस ये 2 यूनिट आगे चला गया। और -1 से 0 के बीच में देखें तो ई पावर एक्स प्लस 1 था, तो ई पावर एक्स प्लस 1 का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट पीछे खिसका दो ई पावर एक्स के ग्राफ को, तो ये जो ग्राफ है वो है ई पावर एक्स प्लस 1 का। अब इसी तरह से आप चाहो तो एक और भी बनाना चाहो, -2 से 1 के बीच में बना सकते हो, वो ई पावर एक्स प्लस 2 होगा। तो इस तरह से आप इसके सभी टुकड़ों को बना सकते हो। ये हमारा ई पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। अब देखिए पॉइंट जो हमें दे रखा था वो दिया हुआ है p -1/2, 0।
तो P जो पॉइंट है -1/2, 0, हमें इस पॉइंट से पूछा गया है कि कितने टेंजेंट इस कर्व पे बनाए जा सकते हैं। तो -1/2, 0 इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पॉसिबल है। तो चलिए सारे टुकड़ों पे एक साथ बात तो नहीं हो सकती, हम एक एक करके बात करते हैं। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पॉइंट P से इस वाले टुकड़े पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ और ये इस वाले टुकड़े को यहाँ पर पॉइंट Q पे टच करता है। ये पॉइंट Q इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस वाली ब्रांच के साथ। तो अगर मैं Q पॉइंट ढूंढूं और मुझे वो पॉइंट Q मिल जाए तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन भी बता सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि टेंजेंट बनेगा। नहीं मिलेगा तो फिर इसका मतलब टेंजेंट नहीं मिलेगा। चलिए Q पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखिए Q पॉइंट जो है वो हमने इस ब्रांच के ऊपर लिया है e पावर x के ऊपर। तो अगर इसके लिए मैं x की वैल्यू अल्फा रखूं तो y की वैल्यू रखनी होगी मुझे e पावर अल्फा। अगर इस पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा e पावर अल्फा। अब देखिए हम अल्फा को ढूंढने जाते हैं तो उसके लिए इस वाली ब्रांच में ये जो y इज इक्वल टू ई पावर x ब्रांच थे, इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई dx जो होगा वो e पावर x ही होगा। अगर मैं इस q को ढूंढना चाहूँ तो इसके लिए देखिए मैं इस पॉइंट q पे टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करूँ या p और q दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैं पी क्यू टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करूँ, एक ही बात है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p सॉरी एट q इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। अब देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे अल्फा कोमा e पावर अल्फा और ये इस कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट थी। तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ढूंढने का मतलब x की जगह पर अल्फा रख दीजिए इसमें, तो ये e पावर अल्फा हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। अब अगर मैं पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट देखिए -1/2, 0 और Q के कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा e पावर अल्फा है। तो मैं अगर यहाँ से इसकी इक्वेशन सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना चाहूँ तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अल्फा माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2 ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ से अल्फा e पावर अल्फा से कैंसिल होके हमें मिल रहा है अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/2 और अल्फा की वैल्यू 1/2 जो आ रही है वो हमारी सही आ रही है। सही आने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट क्यू लिया है वो ई पावर एक्स कर्व के ऊपर लिया है और ई पावर एक्स जो टुकड़ा है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब इसमें जो अल्फा की वैल्यू थी वो 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए थी, तो वो सही आ रही है। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ई पावर एक्स वाली ब्रांच जो कि 0 से 1 के बीच में है उस ब्रांच पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये तो श्योर हो गया, चलो भाई एक टेंजेंट तो बन गया। अब दूसरे टेंजेंट के बारे में सोचते हैं, क्या एक और टेंजेंट बन सकता है। उसके लिए चलो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से दूसरी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये रफली बनाया है हमने, कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है ग्राफ की। तो हमने मान लिया कि चलो भाई यहाँ पे ये टेंजेंट इस पॉइंट पे आर पे सेकंड वाली ब्रांच को टच कर रहा है। तो आर के कोऑर्डिनेट जो है वो मान लेता हूँ मैं बीटा है एक्स कोऑर्डिनेट। अगर r का x कोऑर्डिनेट बीटा है तो ये इस ब्रांच के ऊपर है e पावर x माइनस 1 के ऊपर, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए e पावर बीटा माइनस 1। और ये जो ब्रांच है हमारे पास e पावर x माइनस 1, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी dy बाई dx करके वही आएगी e पावर x माइनस 1। तो यही जो मेथड हमने अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई किया था, यही सेम मेथड मैं यहाँ पे बीटा को फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ, इसको चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं करता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। अब देखिए आर पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारी, वो हमारे dy बाई डी एक्स के इस फार्मूले से मिलेगी, क्योंकि इस कर्व के ऊपर e पावर x माइनस 1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है और इस पॉइंट पे ड्रॉ किया है। तो इस dy बाई डी एक्स के
जो वैल्यू जो फार्मूला इसमें x की जगह पे बीटा और y की जगह पर e पावर बीटा -1 रखे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी यहाँ से e पावर बीटा -1। और पी आर लाइन की स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड आउट करना चाहे तो y2 माइनस y1 e पावर बीटा -1 -0 अपॉन बीटा +1/2 ये आ जाएगा। बिल्कुल सेम जैसे हमने अल्फा फाइंड आउट किया था उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बीटा +1/2 इज इक्वल टू मिलेगा अपने को 1 और यहाँ से बीटा की वैल्यू फिर मिल गई है हमें 1/2। मगर अब यहाँ पे गड़बड़ है, ये बीटा की जो वैल्यू है 1/2 अब यहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमने जो आर पॉइंट लिया था ये दूसरी कर्व के ऊपर लिया था, हमारी कर्व e पावर x-1 के ऊपर। तो इसका मतलब जो बीटा है हमारा वो 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, मगर यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है देखिए 1/2 जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब ये गलत है, ये इस इंटरवल में नहीं है जहां पर ये होनी चाहिए थी 1 से 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी जो सेकंड वाली ब्रांच है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ये जो रेड वाला टेंजेंट बनाया है हमने ये बनाया था मगर ये तो रफली बनाया था, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर आप थर्ड वाले के केस में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने की सोचेंगे तो बिल्कुल यही मेथड अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने जब जाएंगे, मान लो एस पॉइंट को गामा मान लोगे तो गामा की वैल्यू भी सेम वे से 1/2 ही आएगी क्योंकि वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम तरीका रहेगा। वो भी 1/2 आएगी तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाली ब्रांच e पावर x पे एक टेंजेंट ड्रॉ सकता है। आप इससे आगे जाएं या इससे पीछे वाली ब्रांचेस किसी पे भी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो वैल्यू आएगी हमारे पास उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट आएंगे, इस तरह से जब करते जाएंगे बार बार वही एक ही वैल्यू देगा 1/2 जो सिर्फ एक ही केस में एक्सेप्टेबल थी, फर्स्ट केस में e पावर x वाले केस में। बाकी सभी केस में वो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट -1/2, 0 से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और ये वाला e पावर x वाली ब्रांच के ऊपर हो सकता है। और उसकी अगर इक्वेशन ढूंढना चाहे तो देखिए अल्फा के पॉइंट पे क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास और स्लोप ढूंढ के या 2 पॉइंट फॉर्म से पी और क्यू के कोऑर्डिनेट से आप इसकी इक्वेशन पूछी जाए तो वो भी बता सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे बोर्ड के क्वेश्चन में सीधा सीधा डेरिवेटिव किया और उस पॉइंट पे स्लोप मिल गई काम खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर अलग से कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, कभी ग्राफ के बारे में सोचना पड़ता है, कभी डेरिवेटिव सीधा ना फाइंड आउट करके हमें डिफरेंशियबिलिटी वाला जो फार्मूला है प्रॉपर उससे भी फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में इनको ध्यान रखना पड़ता है।